Hello students, myself Vartika Agrawal. This is our first video on the topic income tax law and accounts. Before starting our why the tax are levied as well as what is the starting phase of taxes in India as well as throughout the world. Now, तो जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में वर्ड आता है कि टैक्स। टैक्स क्या है? जनरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में टैक्स वर्ड से वी ऑल आर फैमिलियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी सी कि टैक्स वर्ड आया कहाँ से. द टैक्स वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो. तो इसका जो ओरिजिनेशन है कि टैक्स वर्ड आया कहाँ से, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो, जिसका मतलब होता है एक फाइनेंशियल चार्ज. इट मीन्स कि आप किसी पर्सन पे, किसी गुड पे, किसी सर्विस पे कोई चार्ज फाइन कर रहे हैं और वो जो चार्ज फाइन किया जा रहा है उसकी फॉर्म क्या है, दैट इज़ फिनेंशियल. इट मीन्स इट इज़ इन द नेचर ऑफ मनी. टैक्स किस पे लगाया जाता है? इट इज़ लेवीड ऑन द टैक्स पेयर एंड एज वेल एज हु लेवीड दीज टैक्सेस, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो ओवरऑल वी वुड लाइक टू से टैक्स का मतलब क्या है. टैक्स का सिंपल मीनिंग है कि एक फिनेंशियल चार्ज जो कि किसके द्वारा लगाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा. किसके ऊपर लगाया जाता है? एक उस पर्सन के ऊपर, उस फर्म के ऊपर, कंपनी के ऊपर, किसी आपका कोई जो है आर्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, व्हाट्सोएवर. वो अभी हम आगे चार्ज कलेक्ट करते हो, माने गवर्नमेंट कलेक्ट करती है इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल नेचर, उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स. तो दो चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि टैक्स कलेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट. माने कोई पर्सनल अथॉरिटी टैक्स चार्ज नहीं करती. और किससे चार्ज किया जाता है? ऑन द टैक्स पेयर, ऑन द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि टैक्स कलेक्ट करने की नीड क्या है, क्यों टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं. सो वेरी सिंपल. हम लोग देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में देयर आर मल्टीपल ऑफ थिंग्स, देयर आर मल्टीपल ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर सपोर्टेड, विच आर प्रोवाइडेड, विच आर गिवन बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के पास अपनी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, अपना कोई बिजनेस तो है नहीं, तो गवर्नमेंट के पास ये फंड्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू सर्व द सोसाइटी. भी गवर्नमेंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक. और गवर्नमेंट का मेन काम ही क्या है? पब्लिक को सर्व करना, पब्लिक के लिए उसकी सुविधाओं का, उसकी नीड्स का ध्यान रखना. और कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड द फंड. तो गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए? फंड्स चाहिए. अब वो फंड्स आएंगे कहाँ से? तो गवर्नमेंट यूज टू कलेक्ट दीज फंड फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. क्या करती है गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो? मैंने यहाँ पे मेन 5 कैटेगरीज शो करी हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी. सर्च होती है, नई नई मेडिसिन्स बनती हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, डेवलप होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, दैट ऑल नीडेड फंड. और वो फंड कहाँ से आएगा? अभी रिसेंटली वी आर गेट ऑन टू फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना. अब कोरोना को लेके, जब कोरोना स्टार्टिंग फेज में आया या कोरोना की स्टार्टिंग हुई, तो इसको लेके जो प्रिकॉटिव मेजर्स लेने थे, इसके लिए जो भी रिसर्च वर्क चल रहा है, इसके लिए जो भी आपका चाहे वो सैनिटाइजेशन का वर्क है या आपका पीपी किट्स हैं, मास्क हैं,
कुछ भी है इस तरह की, या फिर गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, गवर्नमेंट ने चेकअप स्टार्ट करवाए। आप देखते हैं कि आपके घर डोर टू डोर आके जो है बीच बीच में सैनिटाइजेशन करने के लिए लोग आते हैं। तो अल्टीमेटली इस सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? दीज ऑल, ये एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये पैसा अल्टीमेटली हमसे लेती है, पब्लिक से लेती है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। दूसरा गवर्नमेंट क्या काम करती है? एजुकेशन। हम में से आप लोग बहुत जानते हैं अधिकतर अबाउट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी का विच आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड, जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस चलते हैं, अगर यहाँ पे फ़ीस आपकी 50 रुपीज़, 60 रुपये या 100 रुपये जाती है, तो क्या इस फीस में स्कूल के पूरे खर्चे हो जाएंगे? ऑब्वियसली उसको रन करने के कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट। तो उसके लिए अगेन गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फंड चाहिए। पहले मैं आऊँगी नेशनल सिक्योरिटी पे। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब पब्लिक वेलफेयर में काम करती है तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला उसका काम है कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, टू सेफ देयर बाउंड्रीज। अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल का मुद्दा है, चाइना का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, और हम हर तरफ से इस समय कहीं ना कहीं एक बहुत टेरिफिक कंडीशंस को फेस ऑफ कर रहे हैं। वहाँ पे आर्मी है, आर्मी के लिए हमें रोज़ नए वेपन्स चाहिए, हमें नई नई हम मिसाइल्स लेके आ रहे हैं, सारी जितने भी खर्चे हैं तो उसके लिए फ़ंड्स चाहिए। आप पे जितनी आर्मी है उसकी जो लोग हैं उनकी सैलरीज़ हैं, या उनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनकी फैमिली के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो इट नीड्स मनी ना। और वो मनी कहाँ से आएगा? और अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं हमें ये खर्चा नहीं करना, तो ठीक है, आपके जितने जो वो हैं आपके फेलो कंट्रीज़ हैं, दे आर रेडी, वो तो आपको कॉन्कर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फंड चाहिए। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया मेडिकल। अभी हम रिसेंटली इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। सबसे पहला डिफेंस, आपके जितने कंट्रीज़ हैं, नेबर कंट्री हैं, उनसे आपको बचना है। दूसरा कोरोना, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके यहाँ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। तीसरा एजुकेशन, अभी गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आ रही हैं, आपकी आत्मनिर्भर भारत है, या अभी जो नए नए गवर्नमेंट ऐप्स डिज़ाइन करने के लिए, या हम लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया और हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी ओन कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हों, कुछ हों, इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सेक्टर, वेयर हाउसिंग, हु इज़ गेट ऑन टू प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज़? हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में चलते हैं, हम रेलवेज़ में चलते हैं, हम रोड पे चलते हैं, अल्टीमेटली ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? कौन इनको बना रहा है? क्या इनको बनाने में खर्चा नहीं होता? क्या इनको बनाने में पैसा नहीं लगता? अगर फ़ंड लगता है तो वो फंड आएगा कहाँ से? अगेन द मेन सोर्स इज टैक्सेस। नेक्स्ट, उसके बाद जितने आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी है, पेंशन है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। और एज वेल एज़ हमारी जो एक BPL सेक्शन है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो हमारा सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी वाले सिलेंडर देती है। उसके लिए हमारे यहाँ राशनिंग सिस्टम है। उनके लिए अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेडिकल के इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आई, या जैसे सुकन्या योजना है, या इतने सारे हम स्कीम्स देखते हैं गवर्नमेंट की जो लेके आती है, स्पेशली फॉर द दैट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु आर इकोनॉमिकली नॉट वेरी साउंड। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं, इन कामों को करने के लिए अल्टीमेटली इट मीन्स यू नीड द फंड, गवर्नमेंट नीड द फंड, एंड द सोर्स फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट दीज फंड्स इज ऑब्वियसली टैक्स। तो जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हमसे, और हम में से अधिकतर लोग अपने टैक्सेस देने से बचना चाहते हैं, तो ठीक है, हम टैक्सेस नहीं देते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो फिर ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो रन कैसे होंगी?
और अगर ये एक्टिविटीज़ हमें चाहिए, हमें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए, हमें हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, हमें हाई क्वालिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली इट नीड्स अ फंड एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन टू पे द टैक्सेस। तो दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई। सबसे पहले टैक्स है क्या और टैक्स कलेक्ट करने की बेसिकली नीड क्या है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल टेक कि टैक्सेशन शुरू कब से हुआ। तो जब आप अपनी बुक पढ़ते हो या जनरली लोगों से सुनते हो तो वी कम टू नो दैट टैक्सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर 1860, या आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्सेस को लगाया। तो भाई ये कहना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अगर हम एंशंट इंडिया की बात करें, आप अगर अपने वेद पुराण अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिक्र आता है अर्थशास्त्र का, और उस अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य, चाणक्य ने। द आई कैन से कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली शायद बुक है जिसमें फिनांस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया। इवन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी इंडियन मैथोलॉजी को भूल के हम अदर कंट्रीज़ के तरफ फोकस ज़्यादा करते हैं। तो जो भी चीज़ें दी हैं, किसने दी हैं? अल्टीमेटली उसकी जो वर्थ है वो आपकी अपनी इंडियन ओरिजिन से आई है। हम अगर अपने इंडिया में बात करें तो इस टैक्सेस का जिक्र तो उस समय पे भी था वहाँ पे, और इवन इस अर्थशास्त्र में ही जो पूरा एक डिस्क्रिप्शन है कि टैक्सेस एक किंग को किस तरह वेल प्लान्ड दैट स्ट्रक्चर, उसमें पूरा एक सिस्टमेटिक आपको मिलेगा कि आपको टैक्सेस कैसे लगाने चाहिए। इवन पूरा जितना आपका फिनेंस है, हाउ यू कैन मैनेज योर फाइनेंस, दैट यू कैन टेक फ्रॉम द अर्थशास्त्र। तो जो पुराने समय पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो राजा होते थे उनको बेसिकली जो उनके एक तरह से मंत्री हैं या सलाहकार हैं, वो कहते थे कि भाई आप अर्थशास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं कि एक राजा को टैक्सेस कैसे कलेक्ट करने चाहिए। तो शुरुआत कहीं ना कहीं वहीं से है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अच्छा, एंशिएंट पीरियड में ही तो कौटिल्य को का जो अर्थशास्त्र है वो सबसे पहला ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट माना जाता है पूरे के पूरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पब्लिक फिनेंस के ऊपर, या उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना चाहिए, या आपके फिजिकल से रिलेटेड जितनी हम फिजिकल पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने लॉज हैं उससे रिलेटेड एक कंप्लीट टेक्स्ट आपको जो मिलेगा वो अर्थशास्त्र में मिलेगा। एज वेल एज ये खैर एक जिक्र आता है कि मौर्यन एम्पायर में आपका जो है कि इनकम टैक्स का जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है उस समय पर डेवलप हुआ, और लेकिन टैक्स पेमेंट का शेड्यूल कि किस समय पर टैक्स दिया जाना चाहिए, कितने समय में देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये सब कुछ ऑलरेडी अर्थशास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें बताया गया है। दैट इज़ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, माने कि जब हम बिल्कुल अपने एंशिएंट भारत को देखते हैं तो वहाँ पे अर्थशास्त्र में हमें इन सब चीज़ों का जिक्र मिलता है। नाउ हम आगे चलते हैं तो फिर उसके बाद एंशिएंट इंडिया में बेसिकली इस अर्थशास्त्र को ही बेस बना के टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते थे। तो जो सबसे पहला फोकस होता था ट्रेडर्स और आर्टिशियंस पे, माने जो कलाकार होते थे और व्यापारी होते थे, क्योंकि माना भी जाता था कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इन लोगों के पास ही होता है। और जो आपके ट्रेडर्स और आर्टिशियंस होते थे, इनसे जितना ये कमाते थे, जो इनका प्रॉफिट होता था, उसका टोटल 1/5 पार्ट जो किंग होता था, जो राजा होता था वहाँ का, उस स्टेट का, वो कलेक्ट करता था। ऑब्वियसली उस समय पे करेंसी के फॉर्म में रुपी तो चलता नहीं था, तो दिस कलेक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। और दूसरा जो आपका टैक्स लगता था वो किस पे लगता था? एग्रीकल्चरिस्ट पे लगता था, और इसके चार्ज करने के अलग अलग नॉर्म्स थे कि कहीं पे 1/6 है। एंशिएंट इंडिया, नाउ जब हम आगे बढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया, तो 1860 तक कहीं ना कहीं जो टैक्स लेवी करने का प्रोसेस था वो ये चलता रहा। उसके बाद हम आते हैं हमारे मॉडर्न एरा पे, जिस टैक्सेशन को हम आजकल पढ़ रहे हैं। दैट इज़ ये जो एक मैंने इस सेगमेंट को 2 या 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। सबसे पहला सेगमेंट जो मैं लूँगी दैट इज़ 1860 टू 1886। Income tax in its modern form was introduced in India for the first time in 1860 by the British government to overcome the financial crisis
फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ 1857। सबसे पहले 1860 में जो इसका मॉडर्न फॉर्म है इनकम टैक्स का, वो ब्रिटिशर्स ने लगाया, और क्यों लगाया ये भी अपने आप में जानना चाहिए। आप लोगों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में सुना होगा, और उस समय जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके लिए ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था भाई, वेपन्स चाहिए, और जो आपके युद्ध पे खर्चा होता है वो चाहिए। वो लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे यहाँ पे, उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आता? तो दिस फंड इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और ये टैक्सेस किस तरह से चार्ज हों, जो पर्सन है उसके इनकम पे कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए जो मॉडर्न फॉर्म आई, जो आपका जो है किसने लगाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया। और ये जो एक न्यू कॉन्सेप्ट था स्टार्ट किया गया 1860 में। ऑल्दो जो 1860 में आपका कॉन्सेप्ट आया था ये पहले केवल 5 साल के टाइम पीरियड के लिए आया था, और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते रहे। जैसे 1867 में कॉन्सेप्ट आया कि डिफरेंट टैक्स रेट्स, जो हम करेंटली भी देखते हैं कि टैक्स स्लैब होता है, कि अलग अलग टैक्स रेट्स अलग अलग इनकम लेवल के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। लाइसेंस टैक्स, एंड फ्रॉम 1869 इट कम्स टू नोन एज इनकम टैक्स। उसके बाद 1874 में इसको अगेन विड्रॉ कर लिया गया, जो आपका ये इनकम टैक्स एक्ट 1860 था। और उसके बाद फिर एक नया एक्ट बना 1886 में विद लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, विद लॉट्स ऑफ चेंजेस, क्योंकि उन लोगों को उस समय को देखते हुए जो चेंजेस लगे होंगे वो उन्होंने अडॉप्ट किए होंगे, और इसकी वजह से एक नया टैक्स उस समय पे नया एक्ट पास हुआ, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1886। नाउ उसके बाद हमारा एरा चलता है 1886 से लेके 1961 तक का, जिसको अगेन मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। पहला है आपका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, एंड सेकेंड वन इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में आपका जो एरा है दैट इज़ फ्रॉम 1886 से लेके 1947 तक का। तो अभी नया एक्ट आपका आ गया था अमेंड होके 1886, मैंने अभी आपको बताया। फिर इसमें धीरे धीरे टाइम टू टाइम, क्योंकि टैक्स देखिए कोई भी लॉ है उसमें ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स आपको करने पड़ते हैं। तो अमेंडमेंट्स होते रहे, और उसके बाद ये एक्ट चला आपका 1918 तक। उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस आई कि एक नया टैक्स बनाना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी फॉर्म हुई, और एक फिर नया टैक्स बना इन इनकम टैक्स एक्ट 1922। नाउ वी कम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो आपका जो ये 1922 में एक नया एक्ट बना था इनकम टैक्स एक्ट का विद सम ऑफ द अमेंडमेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इंडिया माने 1947 तक कंटिन्यू रहा था। उसके बाद 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा कि अभी तक क्या चल रहा था, एक्ट, वीडियोस में जिक्र करूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स लॉ। चलिए, तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे कह के छोड़ रही हूँ कि 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा कि दैट एक्ट शुड बी कन्वर्टेड एज अ लॉ। द लॉ कमीशन सबमिटेड, और उसके लिए एक लॉ कमीशन बना जिसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और उसने सितंबर 58 में इस रिपोर्ट को सबमिट किया। और फाइनली ये जो कमेटी थी, इसकी जो रिपोर्ट थी वो 1959 में अप्रूव हुई, और उसके बाद हमारा 1960 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट, जो करेंटली हम लोग पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1960, वो हमारा पास हुआ। अभी तक हम लोग वही एक्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम 1960 और आज के 2020 को कंपेयर करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन द वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, इन द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एक्टिविटी, आपका इंटरनेट, ई कॉमर्स, टेली कम्युनिकेशन, इट मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। तो अगेन देयर इज़ अ नीड कि अब इस इनकम टैक्स एक्ट को रिवाइज किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बना दिया है, और शायद बहुत जल्द विद इन अ ईयर और 2 ईयर वी होप कि एक नया हमारा बिल पास हो जाएगा, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स कोड बिल।
इसका मैं जो डिस्कशन है, थोड़ा सा एक डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पॉज कर रही हूँ। हम लोग डायरेक्ट टैक्स कोड बिल पे एक छोटा सा डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि टैक्स की पूरी एक हिस्ट्री की, टैक्स क्या है, क्यों चार्ज किया जाता है, स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।